नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र और खास करके स्पेशली आज नमस्कार नरेंद्र मोदी जी आपसे, क्योंकि बात आज आपसे ही। मैं जानता हूं आप सुनेंगे नहीं, आप तक ये बात पहुंचेगी नहीं, फिर भी पहुंचे या ना पहुंचे, हाँ, इसके रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं और वो रिस्क उठाने के अलावा हम जैसे लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आपके वादे आपको याद दिलाना, सीधे जेल जाने को निमंत्रण देना है, फिर भी ये रिस्क उठा करके आपसे आपके वादे याद दिलाना चाहता हूं। मोदी जी, सबसे बड़ा सवाल, आप इस्तीफा कब देंगे और आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? आखिर आप इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? सवाल यही है। चाहे जितने ही आगे पीछे के शब्दों को घटा बढ़ा करके या किसी भी बात को कैसे भी कहा जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और इस देश की जरूरत यही है कि आप इस्तीफा दें। और सवाल यही है कि आप इस्तीफा कब देंगे और आपसे इस्तीफा क्यों न मांगा जाए, ये देश आपसे इस्तीफा क्यों न मांगे या हम आपसे इस्तीफा क्यों न मांगे, इस बात को आपको याद दिलाना चाहते हैं। मोदी जी, बहुत बार आमना सामना हुआ है, तालकटोरा स्टेडियम हुआ, पतंजलि फेज 2 हुई, या बहुत ऐसे वाकये हैं जिनको अगर आप याद करना चाहेंगे तो याद कर सकते हैं और जिन पर जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, और अगर बात को समझ रहे हैं तो इस्तीफा भी दे सकते हैं। बात तो आपसे ही है, वादे आपके ही थे, सीधी बात और सीधे सामने। मोदी जी, काले धन की आपने बात की थी, वादा किया था, आपकी पूरी पार्टी ने वादा किया था, लेकिन काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति ना घोषित करके, अंडरग्राउंड करके, काले धन वालों से मिल करके काले धन वालों को बचा भी लिया, देश से भगा भी दिया, काले धन को अंडरग्राउंड भी कर दिया, काले धन का दुरुपयोग भी आप कर रहे हैं अपने चहेतों के विकास के लिए या फिलहाल देश के विनाश के लिए। पहली बात। दूसरी बात, बेरोजगारी। आपका वादा था 2 करोड़ रोजगार देने का, आपने 2 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया, फिर भी आप इस्तीफा नहीं देना चाहते, नहीं दे रहे हैं, क्यों? सिर्फ एक बात नहीं है, आपसे आपके सामने कम से कम 20 आपके वादे याद दिलाऊंगा और उस पर सवाल करूंगा। ये रिस्क मैं जानता हूं, ये रिस्की है, वैसे मैं ये भुगत चुका हूं आपसे सवाल करने का नतीजा, जेल भी जा चुका हूं, लेकिन अब सवाल करने से कैसे रहा नहीं जाता। सामने सबसे बड़ा रिस्क दिखाई ही दे रहा है, सोनम वांगचुक जो आपके वादे याद दिलाए, आपने जो कहा था उससे आपसे पूछा और कहा या नहीं कहा, लेकिन एक जायज मांग को लेकर आपके सामने आए, अब बेचारे जेल में हैं, अब उन पर एनएसए लगा हुआ है, अब वो देशद्रोही हो गए हैं। भारत के एक प्रखर वैज्ञानिक और दुनिया में बहुचर्चित इन्वेंटर, और उनको आपने उठा के जेल में डाल दिया, इसलिए क्योंकि उन्होंने आपके वादे याद दिलाए। वो रिस्क मैं भी ले रहा हूं, ले चुका हूं, फिर भी ले रहा हूं। मोदी जी, बेरोजगारी की बात, तो 2 करोड़ लोगों का रोजगार आपने छीना देने की बात की थी। आगे गरीबी, आप गरीबी रेखा की बड़ी बात किया करते थे, लोग गरीब हैं, बहुत से लोग अमीर हैं और बहुत से लोग गरीब हैं, गरीब क्यों हैं? आपने बहुत से प्लान रखे थे हम लोगों के सामने। तो गरीबी, आपने वादा किया था गरीबी दूर करने का और आपने गरीबी को बढ़ाया, 80 करोड़ लोगों के हाथ में भीख का कटोरा थमाया, आपने पॉवर्टी लाइन के ऊपर वालों को घसीट करके गरीबी रेखा के नीचे डाल दिया। खास करके अगर याद दिलाएं तो 96% गरीबी रेखा के नीचे हैं बिहार में, जहां आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और दुनिया भर के जुमले छोड़ेंगे, वादे करेंगे। इतनी फेल्योरिटी के बाद इस्तीफा तो बनता है। किसानों की आत्महत्या की बात किया करते थे अपने हर मंचों से, किसानों की आय दोगुनी करने की बात किया करते थे अपने हर मंचों से। किसानों की आत्महत्या 0.5% बढ़ गई है, 50% बढ़ गई है, कहने का मतलब। पहले एक, तो अब 1.5 किसान आत्महत्या करते हैं एक कालखंड में।
वैसे भी मैंने कहा ये आपके इस अमृत काल में आपसे सवाल पूछना रिस्की है, बार बार आपको याद दिला रहा हूं, फिर भी पूछ रहा हूं। तो किसानों की आय तो बढ़ी नहीं, उनके आत्महत्या की गति बढ़ गई। आप फिर भी इस्तीफा नहीं दिए, फिर भी इस्तीफा नहीं देना चाहते। महंगाई की बात की थी, बड़े बड़े जुमले बहुत हुआ, महंगाई की मार अब की बार वगैरह वगैरह, लेकिन महंगाई तो कमर तोड़ रही है लोगों की। महंगाई बढ़ गई और हर चीज में महंगाई बढ़ गई। आम चीजों को तो छोड़ दीजिए, अब तो एक एक चीजों में किसी न किसी समय आपके जो हैं चहेते लोग आग लगाए रहते हैं। 300 गुना 400 गुना, कम से कम आपके आने के बाद कम से कम 300 गुना महंगाई बढ़ी है हर क्षेत्र में और हर मामले में, हर जगह। फिर भी आप इस्तीफा नहीं दे रहे, नहीं देना चाहते। पेट्रोल डीजल की बात करके आए थे, अपने दलालों से आपने कहलवाया था कि 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, 35 रुपए में मिलेगा, 200 करोड़ काला धन आएगा, तो 200 करोड़ हर गांव को मिल जाएगा, गांव का विकास हो जाएगा। न जाने कितने झूठ बोले थे। किसान के बारे में, किसान की क्या हालत है। पेट्रोल डीजल सेंचुरी मार चुका है और नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपकी कृपा से आपके आने के बाद कभी पेट्रोल डीजल कम नहीं हुआ। हां, कम क्या हुआ, लोगों का आंदोलन कम हो गया, इस पर मांग करना कम हो गया, लोगों का सवाल उठाना कम हो गया। जहां 1-1 2-2 रुपए के पेट्रोल के दाम बढ़ जाने पर आपके दल्ले, मतलब दलाल अन्ना हजारे और रामदेव जैसे। वैसे एक बात रामदेव की आई तो आपको याद दिला दूं, आपने हमारे बीच में, वहां कानिया भी था, रामदेव भी था, कहा था कि अगर मैं आज जो वादे कर रहा हूं अगर इसे पूरा नहीं किया तो रामलीला मैदान बंद नहीं होने वाला है, खुला रहेगा। आपने उस समय कहा था। अब रामदेव के लिए तो रामलीला मैदान क्या, सब कुछ बंद हो चुका है। उनका तो मुंह भी बंद हो चुका है, पता नहीं कितना ठूस दिया आपने उनके अगवाड़े पिछवाड़े और मुंह में, अब ये वही जाने, वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन सवाल तो बनता है कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देंगे इतनी महंगाई के बाद भी। आपने रुपए के अवमूल्यन की बात करते थे, बड़े बड़ी डींगे हाँकिया करते थे। आपके बहुत से ऑडियो हैं, वीडियो हैं, मैं सत्ता में बैठा हूं, मुझे मालूम है कैसे रुपए का मूल्य बढ़, लेकिन चाइना पर रुपए के मूल्य पर, मैं रुपए के मूल्य की बात करूं, 80 के पार हो चुका है, जो कि आपके लोगों का ही डायलॉग था। रुपए की कीमत घटती है तो प्रधानमंत्री की कीमत घटती है, वगैरह वगैरह, इस तरह के डायलॉग बोला करते थे। और इसके बाद भी रुपए को 80 88 रुपए शायद जो भी है पार कराने के बाद भी आप, किसी की उम्र भी नहीं पार कर रही है, कोई आंदोलन भी नहीं हो रहा है और आप इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं देंगे इस्तीफा भाई? आपके वादे तो छोड़िए, भारत पर कर्ज, इसकी भी बात किया करते थे आप तो कहते थे एफडीआई की क्या जरूरत है भारत में तो बहुत सा काला धन वैसे ही पड़ा है, हम लेके आएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एफडीआई, आपने भारत पर 3 गुना ज्यादा कर्ज लेकर खा गए। 70 साल में जितना कर्ज था उससे 3 गुना कर्ज लेकर और निकल गए और खा गए। इस्तीफा क्यों नहीं देंगे भाई? और क्यों नहीं देना चाहते? और क्यों कोई आपसे इस्तीफा ना मांगे? 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, आप एक स्मार्ट सिटी भारत में कहीं भी दिखा दीजिए और बता दीजिए। क्यों नहीं कोई आपसे इस्तीफा मांगे? क्यों नहीं कहूं कि आप मोदी जी कब इस्तीफा दे रहे हैं? और क्यों नहीं देंगे भाई? आप क्यों कह सकते हैं कि आप मैं इस्तीफा नहीं, क्यों नहीं देंगे भाई? बुलेट ट्रेन लाने की बात की थी आपने, कानूनी व्यवस्था, आप बोल रहे थे लोगों को न्याय मिलेगा, कानून कम कर देंगे। आप तो ऐसे कानून ला रहे हैं कि लोगों का, सबसे पहले तो लोगों का मुंह बंद करने का कानून ला रहे हैं और सारे भोपुओं को खरीद लिया, गोदी को, मीडिया को गोदी बना दिया, डाबर बना दिया। उसी तरह से चारों लोकतंत्र के चौपाओं को तोड़ डाला, विधायिका को खरीद लिया, मीडिया को खरीद लिया। न्यायपालिका की हालत क्या है कि जूते मार रहे हैं आप। क्यों मार रहे हैं भाई? सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर जूते मारा जाए, अब इससे बड़ा अमृतकाल का परिणाम क्या होगा? डर से कोई बोले, अब सीजेआई भी डर गए होंगे, उस आदमी को छोड़ दिए, जबकि उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। कम से कम अगले दूसरों को नसीहत मिलती, इस तरह का काम ना करें। इतना होने के बाद, और ये सब कुछ आपके जहर बोने से हो रहा है, तो इतना होने के बाद भी आप इस्तीफा क्यों नहीं देंगे भाई? और आपसे इस्तीफा कोई क्यों ना मांगे भाई? क्यों नहीं देंगे मोदी इस्तीफा? मैं आपके वादों को याद दिला रहा हूं और फेस टू फेस
ये वादे सब फेस टू फेस थे। अभी भी बहुत से रिकॉर्ड्स हमारे कंप्यूटर और सिस्टम में मिल जाएंगे जहां आपके लोगों का दस्तखत किया हुआ कि इन वादों को पूरा करेंगे, और उन वादे को पूरा करने को छोड़ दीजिए, ठीक उसका उल्टा आपने काम किया है। मैंने बताया ना, काले धन को गायब किया, गरीबी को बढ़ा दिया, ये सब जो बोला था उसका उल्टा। फिर भी रामदेव को रामलीला मैदान अब याद नहीं आ रहा है। बेचारे पूछ घुसाए अपने पिछवाड़े पड़े हैं, हिम्मत ही नहीं पड़ रही है रामलीला में। आपने तो कहा था कि रामलीला मैदान बंद थोड़ी हो रहा है, आ जाना फिर से रामलीला मैदान। अगर मैं काम नहीं किया जो बोल रहा हूं, जो वादा कर रहा हूं, तो ये आपके वादे ही याद दिला रहा हूं, कोई नई बात नहीं है। सोनम वांगचुक की तरह मुझे घसीट मत लेना, लेकिन मैं वही कह रहा हूं। मैं तो धरना प्रदर्शन करने लायक नहीं हूं, शायद धरना प्रदर्शन भी नहीं कर रहा हूं, बस आपसे वादे याद दिला रहा हूं। पता नहीं आप तक वादे मेरी बातें आप तक पहुंचेंगी भी या नहीं। कानून व्यवस्था का हालत तो यही है भारत में कि अगर मुंह खोलोगे तो जेल जाओगे, सवाल पूछोगे तो जेल जाओगे। जेल के लिए तैयार रहो। अगर मोदी के नियम, मतलब आपकी मुखालफत कोई करे, आपका विरोध कोई करे, आपकी नीतियों का विरोध करे, तो भारत को वैसे ही खतरे में डाल रखा है। दोस्ती को दुश्मनी में बदल करके ट्रंप से वैसे ही भारत पे वो चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। कब युद्ध की घोषणा कर दे कोई पता नहीं। वो वैसे भी सनखी आदमी है, कुछ भी कर सकता है। वो कह चुका है कि आप इस्तीफा दो, हम तो छोड़िए, वो भी कह रहा है कि आप इस्तीफा दो। नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो भाई? दुश्मनी और दोस्ती वो आपकी पर्सनल थी, तो आज भारत क्यों भुगते आपके दोस्ती और दुश्मनी का परिणाम? आप निपटो और ट्रंप निपटे। आप कुर्सी छोड़ दो, दूसरे को देश संभालने दो। क्यों हम अमेरिका या किसी भी देश से झगड़ा करें? क्यों हम किसी गुटबंदी में शामिल हों? क्यों आपके उन कर्मों का जो नहीं करना चाहिए था आपने किया, उसका परिणाम भारत भोगे? स्वास्थ्य सेवाओं की हालत तो आपने देखी है। आपके उस पीरियड को ले लीजिए जहां 50 लाख तड़प तड़प कर मर गए, उसके बाद आज भी आपके इलेक्टोरल बॉन्ड की वसूली के चलते नकली दवाएं 10 में से 1 नकली दवा, 10 दवा में से 1 नकली दवा बन ही रही है, और 10 में से 1 आदमी उस नकली दवा को खाकर मर ही रहा है, और 11 बच्चे अभी भी मर गए। आपके मुंह से कुछ नहीं निकला और निकलेगा भी नहीं, क्योंकि आपका मुंह तो बंद हो चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। तो आपसे इस्तीफा क्यों न मांगा जाए और आप इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? मुझे ही समझ में नहीं आता। ठीक है, अब धमकाएंगे, जेल भेजेंगे, वो अलग बात है, लेकिन सच तो यही है। वही बातें मैं कह रहा हूं जो आपने जगह जगह पे कही थी, इंडोर मीटिंग में भी और ताल कटोरा जैसे आउटडोर मीटिंग में भी, हर जगह, और अपने मंचों से और अपने दलालों को लगाकर जो बातें कही थी आपने, जो वादे किए थे आपने, वही याद दिला रहा हूं। और जब आप अपने वादे पूरे नहीं कर सकते, अपनी बातें पूरी नहीं कर सकते, फिर आपको हक नहीं बनता इस कुर्सी पर चिपके रहने का, इस देश को बर्बाद करने का। क्यों इस्तीफा नहीं देंगे? शिक्षा को देख लीजिए। आज शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। सरकारी शिक्षा तंत्र खत्म हो चुका है, बचा प्राइवेट। वहां 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए, 100-150 का सामान के लिए लाइन में खड़े रहते हैं दिन भर, और लाइन लगा के 5 किलो अनाज की भीख लेते हैं। वो अपने बच्चों को 4,000-5,000 रुपए महीने की फीस देकर कहां से पढ़ा पाएंगे? तो शिक्षा का सत्यानाश कर दिया आपने। क्यों इस्तीफा नहीं देंगे? आतंकवाद बदस्तूर जारी है। हां, पहले आतंकी घटनाएं होती थी, शायद आपके आरएसएस वाले करवाते रहे होंगे उस समय, सत्ता को बिखेरने के लिए या सत्ता हासिल करने के लिए, लेकिन आज भी आतंकवादी घटनाएं बंद नहीं हुई हैं। पुलवामा से पहलगाम तक आप देख लीजिए, बंद नहीं हुई। हां, आपकी सुविधा के अनुसार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, जिससे कि आपको फायदा हो वही आतंकवादी घटनाएं हो, चाहे पुलवामा हो चाहे पहलगाम। हालांकि पहलगाम का लाभ आप नहीं उठा पाए, लेकिन पुलवामा का लाभ उठा करके 2019 में प्रधानमंत्री फिर से बन गए, इस देश पर थोप दिए गए। सबसे बड़ा मजाक आपने जो किया इस देश के साथ, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी, यह आपको भी पता चला है, पूरे देश का सर्वनाश कर डाला बस एक मुडानी का, उस माफिया का, उस ड्रग पेंडलर्स का, उस ड्रग व्यापारी का, अकेले मुडानी का विकास आपने किया। बात तो सबका साथ सबका विकास की करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन विकास अगर किसी का हुआ तो मैं समझता हूं मुडानी या मुडानी जैसे कुछ चोर जो आपके अपने हैं और वहीं से आपके यहां से आते हैं, उनके अलावा तो कि किसी का विकास नहीं हुआ। अब इसके बाद भी ये देश मृतक बन करके हिजड़ों की तरह आपके लिए तालियां बजाए, आपके पीछे खड़ा रहे, ये हर आदमी के बस का नहीं है। आपके करोड़ों लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं, आपके लिए तालियां बजाते हैं। वो इंसान है या जानवर, मैं नहीं जानता,
उनकी आत्माएं जिंदा हैं, वो जिंदा लाश हैं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी ही बात याद दिलाने की गलती फिर मैं कर रहा हूं, बार बार करता रहूंगा और यही पूछूंगा, मोदी जी आप इस्तीफा क्यों नहीं देंगे और आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? या एक भी, चलिए आपसे ही सवाल कर लेते हैं, आप एक काम अपना गिना दीजिए कि मुझे इस काम के लिए मुझे सत्ता दे दीजिए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि मैंने ये काम किया है। एक काम आप गिना दीजिए या बता दीजिए तो मैं इस्तीफा नहीं मांगूंगा, आपके वादे भी याद नहीं दिलाऊंगा। चलिए हम अपनी भड़ास निकाल लिए, मैं जानता हूं आप तक बात पहुंचे ना पहुंचे, इस देश के आम आदमी तक के दिमाग में यह बात नहीं पहुंच रही है, इस बात का मुझे अफसोस है। वैसे शायद बहुत जल्दी देश जाग रहा है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी, जिनको आपने कहा था कि देश युवा देश है, वो युवा जाग रहे हैं, जिनसे शायद आप डर भी रहे हैं, जेन जी।